बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2023, दिन है मंगल का। सबसे पहले हम चलते हैं जी वाइट पेपर की तरफ जो आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने पेश किया। और नारा एक ही है जी, 25 रुपए की रोटी 30 रुपए का नान, कहाँ पहुंचा दिया मेरा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ पे बात की कि रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क खुशहाली नहीं कर सकता, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। दूसरा, उन्होंने बात करते हुए कहा कि 7.5 लाख लोग जो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चले गए महंगाई की वजह से, एक मायूसी फैली हुई है। दूसरा, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जी जबल अली से मुझे इतलात मिल रही है कि जी पाकिस्तानियों ने इस साल इतना इन्वेस्ट किया है जितना उसकी तारीख में कभी इन्वेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इकॉनमी आइसोलेशन में कभी भी नहीं चल सकती है, कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इकॉनमी के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेहतरीन इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्ट उस वक्त बढ़ेगी जब आपका रूल ऑफ लॉ कायम होगा। तो आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि जी हमने इस मुश्किल हालात से कैसे निकलना है। हमारी पीक मकबूलियत इस वजह से थी कि ये इन 3 स्टूजेस की जो शक्लें दिखाई गई आवाम को, हमारी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। वाहिद हल उन्होंने बोला कि इलेक्शन के अलावा और कोई हल नहीं है पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का। साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं और मुल्क में एक नई जमहूरी हुकूमत आए, इलेक्टेड हुकूमत जो मुश्किल फैसले ले सके और मुल्क को इस दलदल से बाहर निकाले। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा जी कि जब IMF के पास जाते हैं तो मुल्क की सॉवरेनिटी दाव पे लग जाती है, क्योंकि आप वो कोई भी वो काम नहीं कर सकते जो आप चाहते हो, आप अपनी मर्जी के साथ नहीं चल सकते। जब आप IMF के पास जाते हैं तो IMF अपने जो अहदाफ है वो आपको देती है कि जी ये इम्प्लीमेंट करें। उस वक्त आपकी मुल्क की सॉवरेनिटी नहीं होती, आपकी अपनी खुददारी जो कि कह लें कि जैसे आप कोई फैसला करना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते, आपको IMF की डिक्टेशन लेनी पड़ती है। वो कहने लगे कि जब हम भी हुकूमत में थे या अपोजिशन में थे तो IMF के पास जाते थे, हम भी शोर करते थे, लेकिन IMF के बगैर अभी कोई गुजारा नहीं है, अभी कोई हल नहीं है इसके सिवा कि आप IMF के पास जाएं। आगे चलते हुए उन्होंने FBR के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की कि जी FBR का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जिसमें आप आराम से पाकिस्तान में बाहर से पैसे मंगवा सकें या कोई ऐसा सिस्टम बना सकें। हमने उसके ऊपर काम किया, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाई, एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने एक्सपोर्ट के जो लॉ थे उनको नरम किया ताकि एक्सपोर्ट और बढ़े, एक्सपोर्ट्स के लोगों को रिलीफ मिले, मुल्क में डॉलर आना शुरू हुए। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि हमने जो पैसे बाहर से रेमिटेंस आते हैं उनके लिए आसानियां पैदा की, उनके लिए जब जैसी आसानियां पैदा होने शुरू हुई रेमिटेंस बढ़ना शुरू हुए और मुल्क में डॉलर बढ़ने लगे। और अब वही सेम सिचुएशन है कि उन्होंने कहा कि जी हर महीने कम से कम 2-2.5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है हर महीने आप समझ लें कि 1 अरब डॉलर हम लोग नुकसान कर रहे हैं। ये मैं आपको अपने पहले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि जी दिसंबर में 1 अरब डॉलर की जो टैक्स कलेक्शन है वो कमी हुई है। 3 चीज़ों पे उन्होंने बाकायदा साफ क्लियर बोला और मैं अपने काफ़ी व्लॉग्स में बात करता रहता हूँ, आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ की समझ होगी। टैक्स पेयर में जो कमी आई है उससे पाकिस्तान नीचे गया है, एक्सपोर्ट्स में कमी आई है उससे पाकिस्तान नीचे गया है, नंबर 3 रेमिटेंस में कमी आई है। इन तीनों चीज़ों में कम से कम हमें 10 से 12 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इस वक्त। जो बाहर से कर्जे लिए वो अलग, एक जो इस वक्त सबसे बुरी पोजीशन है वो ये कि एक तो बेरोज़गारी बहुत है, ऊपर से महंगाई बहुत है। हालात इतने इन्हीं सिचुएशन की वजह से हालात को श्रीलंका की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी हालात आगे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। आगे उन्होंने चलते हुए कहा कि जी जब हमने हुकूमत ली थी तो हम उस वक्त भी हमारे पास बुरे हालात थे और पहली दफ़ा हम लोग हुकूमत में आए थे। हुकूमत लेने के बाद 3 महीने तो हमें समझ ही नहीं आया, हम लोग अपनी टीम एक बना रहे थे, वो एक हनीमून पीरियड होता है नई आने वाली हुकूमत का, लेकिन उसमें ही हम पे इतना प्रेशर पड़ गया कि जब हमने टीम बनाई
और हम इस पोजीशन में पहुंचे, और उसके बाद जब हमने काम करना शुरू किया तो मीडिया ट्रायल हमारा होता रहा, मीडिया हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा बनाता रहा। इवन ये कि जब हमने 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट अपनी काबीना में पेश की तो काबीना वो नंबर मानने से इनकार कर रही थी कि जी लोग तो इतना शोर शराबा कर रहे हैं, इतना महंगाई के ऊपर रो रहे हैं, और आपकी जो फैक्ट जो आप लोग जो पॉइंट्स दे रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग है। उसके ऊपर उनको बताया गया, ब्रीफ किया गया कि जी हमने ये काम किए। मीडिया अलग जगह पे चीख रहा है, लेकिन मुल्क की ग्रोथ आप देखें, 55 लाख नौकरियां मिली हैं, जो जीडीपी है वो 6.1% पे पहुंचा हुआ है। मुल्क के जो इस वक्त जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो बढ़े हुए हैं। 32 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हो चुकी है, 31 बिलियन के रेमिटेंस आ चुके हैं, और इसके अलावा 8,000 और इस तकरीबन 34 से 40 मिलियन तक लोगों को नेक्स्ट टैक्स पेयर में डाला गया, टैक्स का दायरा कार बढ़ाया गया, और 8,000 अरब रुपए का अदा पूरा किया गया उस दौर में। तो आगे चलते हुए उन्होंने फिर इस चीज़ का हल भी दिया साथ में कि हम इससे निकलना कैसे। निकलने के लिए उन्होंने सबसे पहले 2 चीज़ें पे जोर दिया। नंबर 1 इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आपको इस मसाइल से नहीं निकाल सकती, वो मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। जो हुकूमत इलेक्टेड हुकूमत अवाम के वोटों से आएगी वही आगे चल सकेगी, वही मुश्किल फैसले भी ले सकेगी, और अवाम को उसके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा तब जाके। और दूसरा उन्होंने आगे चलते हुए इस बात पे बात की कि जी IMF इस वक्त जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है वो ये डाल रहा है कि जी डॉलर को फ्री फ्लोट होने दें। डॉलर को जो इसाक डार ने एक मजबूती से एक जगह पे रखा हुआ है, यही वजह है कि बैंक रेट और ओपन मार्केट के रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसके लिए उन्होंने नंबर 2 चीज़ें तो ख़ास तौर पे कही कि सबसे पहले तो इलेक्शन होना चाहिए, नंबर 2 साफ शफाफ, नंबर 2 पे उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, नंबर 3 पे उन्होंने कहा हमें रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने गवर्नेंस सिस्टम का, नंबर 4 पे उन्होंने बोला कि जी हमें स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 5 पे उन्होंने बोला कि जी हमें टूरिज़्म पे काम करना पड़ेगा। टूरिज़्म हमारे पास बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हम लोग बहुत आसानी से, मैंने ऑस्ट्रेलिया से उनके कहने के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से एक एक्सपर्ट को बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि आपके पहाड़ बहुत ऊंचे हैं जिसकी वजह से बर्फ़ पिघलने में काफ़ी टाइम लगता है, और आप यहाँ पे स्केटिंग का बहुत अच्छा एक बना सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौर में 2 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे डॉलर को लाने के लिए, और एक तो बंडल आइलैंड था और दूसरा रावी सिटी था। रावी सिटी पे वो काम करना चाह रहे थे कि राइस करें उसको, मतलब फैलाया नहीं जाए, उसमें ऊंची बिल्डिंगें तामीर की जाएं ताकि वो ऊपर आए। दूसरा वहाँ पे जो एक लेक बनाई गई थी उससे वाटर का जो लेवल है वो ऊपर आए। तीसरी उन्होंने चीज़ कहा कि वाटर को फिल्टर, जो रावी कैनाल का जो रावी रिवर का जो पानी था उसको ट्रीट करके साफ़ करने के भी प्लान बनाया था मैंने। बंडल आइलैंड की जो NOC है वो सिंध गवर्नमेंट ने पहले दी, उसके बाद वो वापस ले ली। उसके ऊपर दुबई की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पास आने के लिए मुतमनी थी कि जी हम आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो मुझे करने नहीं दिया। रावी सिटी भी अधूरा रह गया जिसकी वजह से डॉलर आ सकते हैं हमारे पास। तीसरा उन्होंने बोला कि जी उस दौरान कोरोना भी आ गया। बदकिस्मती से उस वक्त डॉलर जो पेट्रोल है वो $115 फी बैरल पहुंच गया। इसके अलावा खाने का ऑयल भी उन्होंने बताया कि बहुत हाई लेवल पे चला गया कोरोना की, क्योंकि मार्केटें जो सप्लाई चेन थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो इसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि जी हम अगर हुकूमत हमें मिलती है या हुकूमत में हम आते हैं, सबसे पहले तो इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन कराने के बाद हम सबसे पहले जो है वो रूल ऑफ लॉ को कायम करेंगे। रूल ऑफ लॉ कायम होते ही आपका बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको भेजेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर जो है वो 40वीं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें तय पाया गया कि डॉलर को जो फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है उसको रोका जाएगा। डॉलर का फ्लो बाहर कैसे रोकेंगे जब हुकूमत में ही वो लोग बैठे हुए जिन्होंने यहाँ से डॉलर निकाल के वहाँ पे सराय महल खरीदे,
यहाँ से डॉलर निकाल के वहाँ मेफेयर के अपार्टमेंट ख़रीदे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट। इमरान खान ने इसके ऊपर अच्छा बोला कि जी $60 मिलियन जो थे वो जरदारी साहब के वहाँ पड़े थे, जिनको पाकिस्तान आना था वो नहीं आ सके। इसके आगे चलते जी, एक शब्बर जैदी साहब ने एक ट्वीट किया है, क्या आम आवाम 25% इन्फ्लेशन पे ज़िंदा रह सकती है? और इस पे 25% इन्फ्लेशन पे आप तरक्की तो दूर की बात है, आप गुजारा भी नहीं कर सकते, और फौरी तौर पे जो है वो आपको ऐसा कदम उठाने पड़ेंगे, मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे, वरना इसके बगैर जो है हालात बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। आज ही एक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक जारी किया गया लेटर, जिसमें जो है अपना मरियम नवाज़ को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून का बनाया गया, जिसके नीचे शहबाज शरीफ के साहब के दस्तखत भी मौजूद थे, और दस्तखत में ऊपर जो डेट है वो 2 जनवरी 2022 लिखी गई थी। ये तजुर्बाकार लोगों की तजुर्बाकारियाँ हैं जी, देखते जाएं और सर खुजाते जाएं, बस क्या कहें इनका। अच्छा, एक बहुत बड़े स्कैंडल की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अभी जो 230 बोगियां ट्रेन की मंगाई थी, रेलवे की मंगवाई थी, ख्वाजा साद रफ़ीक ने $149 मिलियन खर्च करके, जिनकी जो पाकिस्तानी कीमत बनती है 37 अरब रुपए के, और बड़ा इस पर शाबाश मिली थी, शाबाश साद रफ़ीक साहब, और ये बोगियां ख़रीदी हैं पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान है उसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। वो बोगियां 88 अफसरान वहाँ जाके उनकी इंस्पेक्शन करके आए, और पर डे उन्होंने $100 TADA लिया। उसके बाद ये जब बोगियां पाकिस्तान पहुंची, इनकी रफ्तार, ये 230 बोगियां थी, 230 बोगियां 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़नी थी। जब वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं, ये बोगियां दिसंबर में पहुंचनी थी, पहुंच गई हैं। पहुंचने के बाद पता चला जी इनका तो ट्रैक ही नहीं है, ये जो पटरियां हैं हमारी वो इस स्ट्रक्चर की एक पर ही नहीं है कि ये बोगियां उन पर चल सकें। वो बोगियां अब कचरे के डब्बे में खड़ी हुई हैं। ये है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली इनकी। ये बड़े बड़े आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बड़े बड़े सिस्टम दिखाते हैं, ग्रीन लाइन सिटी और ऑरेंज ट्रेन 800 अरब रुपए की, और बड़े बड़े वो करते हैं, उसी को हाईलाइट करके ये वोटों में वोट मांगने जाते हैं आवाम से, और उन्हीं को फिर गिरवी रख के कर्जे लेते हैं। अब ये 230 बोगियों का करना क्या है ये बताएं। ये इनकी तजुर्बाकारियाँ जी। इसके ऊपर होना तो ये चाहिए कि इनके ऊपर केस बनना चाहिए, और इनको अदालत में लेके जाना चाहिए कि एक $146 मिलियन 37 अरब रुपए, उसके ऊपर ये इन्होंने बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, जिनको अब चलाने के लिए हम पेट्रोल नहीं खरीद सकते, उनको फर्नेस ऑयल नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन उनको हर महीने वो चाहे चले ना चले, उनको पैसे हमने डॉलरों की हालत में देने ही देने हैं। आगे चलते हैं जी। अपना कमरुज़्ज़मान कायरा की तरफ से एक मैसेज आया जी, कौम मुत्तहिद होकर बिजली बचाए तो आधे मसाइल हल हो जाएंगे। सब काम कौम नहीं करने हैं, आपने कुछ नहीं करने, आपने तो सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाई गई है हमें सरों पे लादने के लिए, वो ला के बिठा दी गई है। आज ही एक बहुत ज़बरदस्त सा एक वो चलाया गया है कि जी रात 8 बजे बाज़ार बंद हो जाएंगे और 10 बजे शादी हॉल बंद हो जाएंगे, जो कि काफ़ी इलाकों में हो रहे हैं और जिनके ऊपर काफ़ी शोर शराबा भी हो रहा है। उसके ऊपर आधी स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाएंगी। इनसे पाकिस्तान को 63 अरब रुपए बचेंगे। अगर जल्दी कारोबार बंद करने से और सब चीज़ ठप ठुप करने से पैसे बच रहे हैं तो फिर मुकम्मल ही बंद है और कर दें एक तरह से। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का एक मंतक समझ में नहीं आ रहा जो उन्होंने बोला। कहते हैं जी जहाँ पे 8 बजे रात को बाज़ार बंद हो जाते हैं वहाँ बच्चे कम पैदा होते हैं। ये इनका मंतक सुनिए जी, ये तजुर्बाकारियाँ इनकी। शब्बर जैदी साहब का एक और ट्वीट आया कि उन्होंने एक मैसेज किया कि जी आटा अगर 140 रुपए किलो पे पहुंच जाता है तो ये रेड लाइन है। अगर इस 140 रुपए पे इसको रोका नहीं गया
और या इसके ऊपर इक़दामात नहीं किए गए या इसके ऊपर अपने स्टेप नहीं उठाए तो फिर मुल्क को बचाना या इंतशार को रोकना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा एक तरह से। कड़वी गोली खाने का जी जिस तरह से बता रहे हैं, ये तो खैर एक आपको बता दूं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के लिए ये लोग सरकदा है जी, बड़े भागदौड़ चल रही है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में। ये जो दूसरी इनिंग्स लगाने वाले लोग हैं वो बैठे हुए हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और कर रहे हैं। उसके ऊपर इमरान खान ने एक बड़ा क्लियर और साफ इंस्टांस दे दिया है कि जी इस मुल्क में कोई मुश्किल फैसले नहीं ले सकता सिवाय इलेक्टेड हुकूमत के। साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं और मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम किया जाए। कोरोना के हवाले से बात करता चलूं, कोरोना में मैं पहले भी आपको रिपोर्ट दे चुका हूं कि चाइना में बहुत बड़े हालात जो थे वो ख़राब चल रहे थे पिछले कुछ महीनों से, जो जिनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग चुका था अमेरिका में और काफ़ी जगह पे कि चाइना से कोई भी वहाँ पे आ नहीं सकता, आएगा तो उसको एक तरह से सेपरेट किया जाएगा। कोरोना की नई लहर आई है जी, ओमिक्रॉन, जिसका BB1 एक वायरस है, वो इस वक्त कराची में इंडिकेट हो चुका है और स्क्रीनिंग का भी एक इन्होंने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जी स्क्रीनिंग की जाएगी और अभी कुछ देर पहले 6 केसेस पाकिस्तान के कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में से मिले, जिनमें तारिक रोड, शादमान और इन इलाकों में मिले हैं। तो एहतियात कीजिए अपनी और अपने दोस्तों का अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कल व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो मेरी इतनी मेहनत है वो किसी काम आए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।